स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है पादपों में श्वसन, जिसे आज हम समाप्त करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज ही हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म। ठीक है, और इस चैप्टर में जो चीजें बच गई हैं वो आज हम खत्म करेंगे। अब देखिए, हमारा कुल मिलाकर बचा क्या है बेटा? वायवीय श्वसन बचा है ना। उसी वायवीय श्वसन में मैंने आपको बताया था एक ग्लूकोज तोड़ेंगे और क्या उत्पन्न करेंगे? एटीपी, है ना। कितनी एटीपी मिलती है? आपने बोला सर 38 एटीपी मिलती है। मैंने कहा रुको, थम जाओ, ठहरो। आज हम देखते हैं कि 38 मिलती है कि 36 मिलती है, तो वो आज हम चेक करेंगे। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें जो इस चैप्टर में बच गई है वो भी हम आज एक बार क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी? वायवीय श्वसन की दोस्त। और वायवीय श्वसन के 4 भाग थे। एक बार आखिरी बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कौन कौन सा। पहला जो था उसे हमने बोला था क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दूसरा जो था वो क्या था? एसिटाइल को एंजाइम ए, इसको हम सह एंजाइम ए भी बोलते हैं, का निर्माण। ठीक है, और तीसरा जो था वो क्या था बेटा जी? हमारा क्रैब चक्र। क्रैब चक्र जिसको हम टीसीए चक्र भी बोले थे। और आखिरी जो था उसको हमने बोला था ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से वही सारी चीजें हैं उनको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, वायवीय श्वसन के 4 भाग थे, है ना। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, इधर देखते जाइएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ था? अब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ग्लूकोज को हमने तोड़ा था और क्या बनाए थे सर? 2 हमने क्या बनाए थे? पायरुविक एसिड बनाए थे, 2 पायरुविक अम्ल बनाए थे, है ना। और इस प्रक्रिया में हमारे 2 तो क्या बने थे? एटीपी बने थे, और 2 हमारे क्या बने थे? NADH, ये हमारा बना था, NADH बना था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चरण था एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, ये हमारा दूसरा चरण था। और इसमें हमने क्या किया था? जो 2 पायरुविक एसिड थे, ये 2 पायरुविक एसिड जो थे, इन 2 पायरुविक एसिड को हमने बदला था किस में? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड को हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला था, और क्या बने थे बेटा? हमारे 2 NADH बने थे। 2 NADH बने थे। यहां तक की बात याद आ गई। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी क्रैब साइकिल, क्रैब चक्र। ठीक है, इस क्रैब चक्र में 2 बार दोहराई थी, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएंगे तो 2 बार ये चक्र दोहराएगा। और 2 बार ये चक्र जब दोहराया था तो इसमें उत्पाद हम सीधा लिख रहे हैं क्या क्या बना था सर? 6 NADH बना था, 2 ATP बना था, और 2 FADH2 बना था। ये चीजें बनी थी। ठीक है, हमने बोला था भैया कि डायरेक्टली अगर एटीपी का निर्माण हो जाता है, सीधा सीधा एटीपी का निर्माण अगर हुआ था, तो सीधा सीधा एटीपी का निर्माण कौन कौन से चरण में हुआ था? एक ग्लाइकोलाइसिस में हुआ, एक क्रैब चक्र में हुआ। और डायरेक्टली एटीपी का जब निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारकीय फॉस्फोराइलेशन या अभिकारकीय फॉस्फोरिलीकरण, ये हमने बोला था। ठीक है, याद आ गया। बचा क्या था हमारे पास सर? 2 NADH ये बचे हैं, 2 NADH ये बचे हैं, 6 NADH ये बचे हैं, यानी टोटल कितने हो गए सर? 10 हमारे NADH हो गए। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। और 2 हमारे FADH2 बचे थे। ठीक है सर आपने हमें ये बता दिया था कि एक NADH को हम ETS में हम NADH और FADH2 को जब हम तोड़ते हैं, ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण जब हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एटीपी मिलती है। एक NADH से हमें 3 एटीपी मिलती है, और एक FADH2 से हमें 2 मिलती है। तो 10 से कितनी मिल जाएगी? 30। और 2 से कितनी मिल जाएगी? 2 FADH2 से कितनी मिल जाएगी? 4, है ना। तो ये हम एक तरीके से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको जस्ट एक बार रिवाइज करा दिया है ना।
अब थोड़ा सा मैं डीप में ले जाना चाहूंगा आपको दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हम डीप में चलने वाले हैं। एक बार दिखा देता हूं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पथ बोले थे, एम्बडन मेयर ऑफ पैरनस ने दिया था। ये इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के 10 चरण थे बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोगों ने क्रैब चक्र पढ़ लिया था, और फिर हमने ईटीएस पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में ईटीएस ढंग से पढ़ लिया था, है ना। ये इसके 5 जटिल थे एंजाइमों के, वो हमने देख लिए थे। ये दो हाइड्रोजन आयन जब गुजरते हैं तो एक एटीपी बनती है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, यहां तक की सारी बातें हो चुकी हैं। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा देखिएगा। हम पढ़ने वाले हैं श्वसनीय संतुलन चार्ट। सर श्वसनीय संतुलन चार्ट का मतलब कि भाई दोस्त, हम कुल मिलाकर एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद कितनी एटीपी उत्पन्न कर रहे हैं, यही ना। एक ग्लूकोज को तोड़ने से हमें पास कितनी एटीपी उत्पन्न हो रही है। तो सर इस तरीके से हमारे पास एक चार्ट बनता है जिसमें हमें 38 एटीपी दिखा रखी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये वाली देखिएगा। सबसे पहले यहां पर जो मैंने लिखी है, देखो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी डायरेक्टली बन रही है। हाँ सर, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 2 अणु थे किसके, NADH के। आप जानते हैं 2 अणु NADH से कितनी बनेगी, 6। 1 से 3 है तो 2 से कितनी बनेगी, 6, है ना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब निर्माण किया था तो 2 NADH थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण किया था, ये दूसरा चरण है ना। इसमें भी 2 NADH है यानी 6 एटीपी। ओके सर, नॉर्मल है। फिर हमारे क्रैब चक्र जो था उसमें 6 NADH थे, 2 FADH2 थे और 2 GTP थी। 2 GTP किसके बराबर, 2 ATP डायरेक्टली बन गई थी। 2 FADH2 से टोटल 4 ATP, 1 FADH2 से 2 तो 2 FADH2 से 4 और 6 NADH से कितनी हो गई, 18। तो टोटल का ऐड करेंगे तो कितनी हो गई, 38 हो गई ना। लेकिन सर हमारी बुक में तो 36 लिखा हुआ है सर। हाउ इज दिस पॉसिबल सर जी? आपने तो बोला एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 38 एटीपी मिलेगी, लेकिन वहीं हमारी बुक में 36 भी लिखी हुई है। अब सर हम तो बहुत ही तगड़े कंफ्यूज आ गए हैं। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 36 मिलेगी कि 38 मिलेगी? सर बहुत ही भारी समस्या हो गई है। मैंने कहा आइए इस समस्या का निदान करते हैं, आइए इसको चीज को समझते हैं। देखिए थोड़ा सा डीप में मैं ले जाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना। देखिएगा ये हमारी अगेन कोशिका, ठीक है, कोशिका की बात कर रहे हैं और उस कोशिका में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आराम से सुनना, तसल्ली से सुनना, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आराम से सुनिएगा। ये हमारी कोशिका और ये हमारी कौन है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका। ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंदरूनी झिल्ली है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी बोलते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं। और उन्हीं क्रिस्टी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न हो रहा था। हाँ जी सर जी बिल्कुल समझ गए। अंदर ये आधात्री है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, अब डायरेक्टली बात करते हैं। इधर देखना, देख दोस्त, बाहर कौन है सर, कोशिका द्रव्य है। सर ये तो हम 2-3 बार, कई बार चीज हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। मैंने कहा फिर से करेंगे। देख ग्लाइकोलाइसिस हुआ, हाँ सर ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में एक हमने ग्लूकोज को तोड़ा और 2 पायरुविक अम्ल बना दिए। ठीक है सर जी। सर ये तो बार बार रिपीट कर रहे हो। मैंने कहा करूंगा, बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे तभी तो दिमाग में बैठेगा ना। उत्पाद क्या बना सर, 2 तो हमारी डायरेक्टली एटीपी बन गई है। मैंने कहा हाँ, और 2 हमारे क्या थे, NADH थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बांगड़ू, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। फिर 2 पायरुविक एसिड को हम अंदर लेकर गए सर, और अंदर ले जाकर हमने 2 पायरुविक एसिड को किस में बदला सर,
सर 2 पायरुविक एसिड को हमने अंदर जाकर बदला किसमें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड को हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बदल दिया था। सर इस दौरान क्या बना था, मैंने कहा दोस्त कैसी बात कर रहा है, याद कर 2 NADH बने थे। हाँ सर 2 NADH यहां पर बने थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे इनको हमने एक चक्र में भेजा, है ना, जिसको हमने TCA बोला। और सर इसमें उत्पाद क्या बना था, सर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लेकिन मैं वापस से लिख रहा हूं, 6 NADH, 6 तो क्या थे, NADH थे, 2 FADH2 थे, मैंने कहा हाँ जी, और 2 ATP या GTP। ठीक है सर। सर ये हम ऑलरेडी 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके से आप बता चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, अब जो इसके आगे की जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं उसको जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुझे ये बताइए ETS कहां संपन्न हो रहा था, ETS कहां संपन्न हो रहा है, लगाओ दिमाग। सर ETS तो यहां संपन्न हो रहा है। भाई हमारी 2 ATP बन गई है, इधर इधर देख, इधर देख, ये देख, ये 2 ATP बन गई है। हाँ सर 2 ATP बन गई, खत्म काम। इधर 2 ATP बन गई है, खत्म काम, खत्म, इतना काम खत्म हो गया। हाँ सर इतना काम खत्म हो गया। अब हमें तो NADH और FADH2 से ATP बनानी है, बस यही तो काम है ना, है ना। तो भाई मुझे ये बता, NADH और FADH2 से जब ATP बनाएगा तो उसको तूने कहां पर बनाया था, सर ETS में बनाया था, जो कहां हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई थी। अब आप मुझे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुन, मेरे शब्दों पर फोकस कर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा मुझे NADH और FADH2 से ATP बनानी है, होले 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 होले, आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन। NADH और FADH2 से ATP बनानी है और ये हम इस प्रक्रिया में बनाते हैं। ओके सर। अब मुझे ये बताइए ETS कहां हो रही है, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH और FADH है उन्हीं को ही तो तोड़ेंगे ना। हाँ सर। तो अब जरा इमेजिन कर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने NADH है सर, 6 और 2 8। सर 8 हैं, आपने तो 10 बोला था। भाई ये 2 जो बाहर वाले हैं ये तो बाहर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ी ना है। कहां है सर, ये तो बाहर है। और तुम ETS कहां संपन्न कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH और FADH है आप उनको तोड़ोगे ना। हाँ सर उनको तोड़ेंगे। तो दिमाग लगाना पांगड़ू, 6 और 2 8 NADH और 2 FADH2 को तोड़ेगा ना। हाँ सर, है ना, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक की बात समझ में। अब सर हमारा माथा गड़बड़ा रहा है कि सर इन 2 NADH का क्या होगा, ये 2 NADH भी तो बच रहे हैं, इन 2 NADH का क्या होगा सर जी, इन 2 NADH का क्या होगा। तो वो चीज अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, ये हमारी NCERT में दे नहीं रखी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, जब हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं तो ये चीजें हमें तब समझ में आती है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए मैं आपको 2 शंट प्रक्रिया बताने वाला हूं। 2 शंट प्रक्रिया होती हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं शंट मैकेनिज्म। अब सर ये शंट पंट क्या है सर, ये मैंने कहा आइए समझाते हैं आपको क्या है ये शंट प्रक्रिया, क्या है ये शंट मैकेनिज्म। देखिए 2 प्रकार के होते हैं शंट, बता रहा हूं आराम से, थोड़ा सा कूल माइंड होकर सुनना भी। एक होता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट, और एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शंट। एक कौन सा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट, और एक है मैलेट एस्पार्टेट शंट।
ठीक है। अब सर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट क्या है, मैलेट एस्पार्टेट शंट क्या है, मैंने कहा बताऊंगा, रुक जा। लेकिन उससे पहले ये कि सर ये संपन्न कहां पर हो रहा है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट कहां पर हो रहा है और ये मैलेट एस्पार्टेट शंट कहां पर हो रहा है। मैंने कहा दोस्त ध्यान से सुनना, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है, एनिमल्स में होता है। और कहां पर होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है। किसमें होता है, तंत्रिका कोशिका में। सिर्फ जैसे मैं एक जंतु हूं तो मेरी तंत्रिका कोशिका में ये शंट प्रक्रिया होगी। क्या होएगा शंट प्रक्रिया में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट केवल और केवल किस में होएगा, मेरी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब सर ये किस में होएगा, ये एक जंतु की बाकी बची हुई सभी कोशिका, जंतुओं की बची सभी कोशिका में, सभी कोशिका में, सभी कोशिका में कौन सा होएगा, मैलेट एस्पार्टेट शंट होएगा और साथ साथ पादपों में भी होएगा। ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट कहां कहां हो रहा है, सर तंत्रिका कोशिका। भाई देखो मैं एक जंतु हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, हृदय भी है, किडनी भी है, लीवर भी है, त्वचा भी है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका भी है। तो मेरी सभी कोशिकाओं में यानी जंतुओं की सभी कोशिकाओं में ये वाला शंट होता है। कौन सा, मैलेट एस्पार्टेट, सिवाय किसको छोड़कर, तंत्रिका कोशिका को छोड़कर, जिसमें ये वाला शंट होता है ना। अब रही बात पादपों की, पादपों में भैया ना त्वचा की कोशिका है, ना हृदय की कोशिका है, ना किडनी की है, ना लीवर की है, किसी की भी नहीं है, तंत्रिका भी नहीं है। तो उनकी जितनी भी कोशिका है, जितनी जाइलम, फ्लोएम है ना, मृदुतक हो गया, स्थूल कोण हो गया, दृढ़ोतक हो गया, जितनी भी कोशिका, विभजोतक कोशिका, सभी कोशिकाओं में ये वाला शंट मिलता है, मैलेट एस्पार्टेट। डन डना डन डन सर, समझ में आ गया, कोई तकलीफ इसमें अभी सिर्फ हमें ये पता लगा कि भैया आपने ये बताया कि सर एक शंट प्रक्रिया होती है। क्या होती है, मैंने कभी समझाऊंगा। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, मैलेट एस्पार्टेट। ग्लिसरॉल फॉस्फेट कहां मिल रहा है ये समझ में आ गया, मैलेट एस्पार्टेट कहां मिल रहा है ये भी समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट की। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट की। बहुत टिपिकल है, हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं ना बताऊं, लेकिन बताना जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक जगह 36 एटीपी लिखा हुआ है ना, तो वो बताना जरूरी था, वो समझाना जरूरी था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट में होता क्या है। मान लेते हैं ये किसमें हो रहा है, हमारी तंत्रिका कोशिका में, है ना। ये भी हमें समझ में आ गया कहां पर हो रहा है, तंत्रिका कोशिका में हो रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, कौन है दोस्त, ये हमारी, इधर देखना, ध्यान से देखना, रुको एक मिनट मेरे को बनाने दो, हल्का फुल्का अगर आप जानते हो। ये हमारी मान लेते हैं तंत्रिका कोशिका है, हालांकि ऐसी होती नहीं है, फिर भी समझाने के लिए इस तरीके से हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें अभी सिर्फ इतना सा अच्छी नहीं बनाई है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं गोल बनाने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा बना बैठा। ठीक है, इस भाग को हम बोलते हैं साइटोन, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। अगर आपने ये वर्ड सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो याद रखना, ये तंत्रिका कोशिका जिसमें ये केंद्रक होता है, यहां पर केंद्रक होता है। डन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, कौन मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सिर्फ बड़ा दिखाना था इसलिए इस तरीके से दिखा रहा हूं। कौन है दोस्त, ये माइटोकॉन्ड्रिया। डन, चलो
सर आपने बाहर, ये कोशिका द्रव्य है, ये बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका ही तो है यार, ये तंत्रिका कोशिका का कोशिका द्रव्य, जहां पर आपने सर ग्लाइकोलाइसिस करा दिया। मैंने कहा करा दिया। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बन, अब ये नहीं बोल रहा मैं एक ग्लूकोज को तोड़ा, 2 पायरुविक एसिड बने, फिर वो 2 पायरुविक एसिड अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, वो सारी चीजें नहीं, सीधा सीधा ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना सर। मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस में 2 तो एटीपी बन चुके हैं। मैंने कहा डायरेक्टली ओके सर, और 2 हमारे क्या थे, NADH थे। मैंने कहा ठीक है, ओके सर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब निर्माण हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण जब हुआ तो क्या बने थे सर, 2 NADH बने थे। मैंने कहा हाँ जी, 2 NADH यहां बने थे, है ना। और क्रैब चक्र, क्रैब चक्र की बात करते हैं, यहां पर लाल से लिख देता हूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब निर्माण हुआ था तो 2 NADH बने। हाँ सर, 2 NADH बने। और क्रैब साइकिल में, क्रैब चक्र में हमारे क्या क्या बने हैं सर, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्त मुझे तो कुल मिलाकर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि इन 2 NADH का क्या होगा, क्योंकि 2 ATP ये बन गए, हमें तो ATP बनाना है ना, 2 ATP बन गए, हाँ बन गए, इधर 2 ATP बन गए, डन। हमें तो NADH और FADH2 को तोड़ना है। कहां पर टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और NADH और FADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने सर, 2 और 6, कितने हो गए, 8 हो गए ना ये तो NADH, और 2 FADH2 है, ठीक है। इन 2 का क्या हुआ सर, ये तो बाहर है ना, ये तो बाहर है, इनका क्या होगा, ये अंदर कैसे आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दोस्त याद रखना, भूल ना जाना, इन 2 NADH को अंदर लाने के लिए तंत्रिका कोशिका में एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट। अब क्या होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट में, इधर देखिएगा, मैं केंद्र थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि ये दिखाना है, देखिएगा देखिएगा, ध्यान से सुनना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट बाहर होता है, कहां पर, कोशिका द्रव्य में। ध्यान से सुनना, ग्लिसरॉल फॉस्फेट कहां होता है, बाहर होता है, किसमें, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट इन 2 NADH को अंदर लेकर आता है। कौन लेकर आता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट अंदर लेकर आता है, किसको, 2 NADH को। डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, क्या बोला हमने, डायरेक्टली 2 NADH जो थे ये तो आ नहीं सकते थे, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट अंदर लेकर आता है। अब जरा सोचिए, जीपी लिख दूं, जीपी, जीपी मींस, यहां पर लिख देता हूं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट को हमने क्या लिख दिया शॉर्ट में, जीपी, ग्लिसरॉल फॉस्फेट को जीपी, ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट यानी जीपी। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट 2 NADH को कहां लेकर आया, अंदर ले आया। मैंने कहा हाँ जी ले आया। अब जब ये अंदर लाया तो अंदर लाकर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है ये बदलता है किसमें, इधर देख, इधर देख, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पास क्या है, अभी 2 NADH है। हाँ सर 2 NADH, आराम से सुनना, भारी पड़ जाएगा मामला। मैंने बोला ग्लिसरॉल फॉस्फेट किसको लेकर आया बाहर से, 2 NADH को अंदर लाया, है ना। ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पास अभी क्या है, 2 NADH है। मैंने कहा हाँ, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। अब मैंने बोला ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट यहां 2 NADH लेकर तो आ गया, अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट बदलता है अंदर आकर, किस में बदलता है, ये बदलता है, याद रखना, फ्यूमेरिक एसिड में। किस में बदलता है, फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। क्या बोला, फिर से सुन,
तंत्रिका कोशिका में जो ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH बने थे, मुझे उन्हें अंदर लेकर जाना है। मुझे उन्हें अंदर लेकर जाना है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो 2 NADH को तोड़कर ETS में मैं ATP उत्पन्न करूंगा ना। तो ये जो 2 NADH है ये कैसे जाएं? अपने आप तो जा नहीं सकते, तो कोई ना कोई लेकर जाएगा। कौन लेकर जा रहा था? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ग्लिसरॉल फॉस्फेट से जुड़ा 2 NADH, ग्लिसरॉल फॉस्फेट अंदर आया, 2 NADH इससे अभी भी जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट अब बदलता है किसमें? ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट बदलता है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में। और जब ये, अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट लाइन, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जैसे फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो ये 2 NADH बदल जाते हैं 2 FADH2 में। 2 NADH किस में बदलते हैं? 2 FADH2 में बदल जाते हैं। उड़ी बाबा सर, जो 2 NADH 2 FADH2 में बदल जाते हैं। मैंने कहा हाँ। अब ये फ्यूमेरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है, फ्यूमेरिक एसिड आता है और आकर ये फ्यूमेरिक एसिड वापस से ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदल जाता है। अब थोड़ा सा सोच, वापस रिपीट करता हूं मैं, देख ध्यान से सुन। मैंने बोला ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था किसमें? तंत्रिका कोशिका में। इस ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनी, 2 NADH बनी। ओके सर, मुझे इन 2 NADH को अंदर भेजना है किसमें? अंदर भेजना है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसको? ये 2 NADH है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर भेजना है। कैसे भेजूं? किसी का सहायता लेना पड़ा। किसका? ग्लिसरॉल फॉस्फेट का। ग्लिसरॉल फॉस्फेट अंदर गया, किसको लेकर? मेरे 2 NADH को लेकर गया। हाँ, अब ये 2 NADH को कैसे अलग करें अपने आप से? तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट बदलता है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड। जब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो इसके ये जो 2 NADH हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 2 FADH2 में। डन। अब फ्यूमेरिक एसिड बाहर आता है और बाहर आकर फ्यूमेरिक एसिड वापस से ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदल जाता है। अब ये इस तरीके से, ये शंट का मतलब क्या था? चक्र है। शंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्कर बोलते हैं। अब जरा सोचिए, एक चक्कर सा नहीं चल रहा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट 2 NADH को लेकर जाएगा, अंदर जाकर फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा, उसके वो 2 NADH किस में बदल जाएंगे? FADH2 में। फिर वापस से फ्यूमेरिक एसिड बाहर आएगा, किस में बदलेगा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। फिर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट 2 NADH को अंदर लेकर जाएगा, 2 NADH अंदर FADH2 में बदल जाएगी। यानी कुल मिलाकर आप मुझे अब ये बताओ, फाइनली सोच समझकर, ग्लाइकोलाइसिस के, देखना, ग्लाइकोलाइसिस के ये 2 NADH जो थे ग्लाइकोलाइसिस वाले, क्या अब ये 2 NADH रह गए या ये 2 FADH2 में बदल गए? सर, ये 2 NADH हमारे 2 FADH2 में बदल गए हैं। अब बांगड़ू, तुम मुझे बताओ फाइनली, अब इस तंत्रिका कोशिका में अब दिमाग लगाओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या है? दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या है? अब मैं इसको ना यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, जरा देखना। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट जो किसमें हुआ? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और इस तंत्रिका कोशिका में क्या क्या हुआ है जरा देखिएगा। सर, ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP मैंने कहा और 2 NADH मैंने कहा, एसिटाइल को एंजाइम A निर्माण प्रक्रिया के 2 NADH मैंने कहा, क्रैब साइकिल के 6 NADH मैंने कहा, 2 FADH2 मैंने कहा और 2 ATP मैंने कहा। डन। अब इधर देखना, ये सारा काम किस में हो रहा है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में।
ये सारा काम अब किस में होने वाला है, ईटीएस में। क्या क्या होने वाला है इधर देखना, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। देखो अब मैं 2 एटीपी मेरे बन गए, डन डन। 2 एटीपी मेरे इधर से बन गए, डन, बन गए, ठीक है। हाईलाइट करता जा रहा हूं जो जो चीजें बनती जा रही हैं, इधर देखना। सर 2 एटीपी मेरे यहां से बन गए, 2 एटीपी मेरे यहां से बन गए, डन 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 डन, ठीक है। अब इधर देख, अब बचा क्या है मेरे पास, सर 2 NADH ये, 6 NADH ये, 2 FADH2 ये, मैंने कहा। और तंत्रिका कोशिका में एक शंट चला, एक ऐसा शंट जिसमें बाहर के 2 NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आए तो ये 2 NADH अंदर आकर बदल गए किसमें, 2 FADH2 में। बोल बदले कि नहीं बदले, ये देख पीछे 2 NADH किस में बदल गए, 2 FADH2। अब मुझे बता, अब अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या रह गया सर, 2 और 6 कितने हो गए, 8 तो हो गए हमारे NADH। मैंने कहा हाँ हो गए, हाँ सर। और 2 FADH2 ये, और 2 FADH2 ये जो किससे बने, वो 2 NADH से जो ग्लाइकोलाइसिस वाले थे, है ना। तो टोटल कितने हो गए सर, 4 FADH2। मैंने कहा हाँ जी। अब आप मुझे बताओ 8 NADH से कितने ATP बनेंगे, 1 NADH से 3, तो 8 से 8 दिया 24। मैंने कहा 24 ATP। मैंने कहा ठीक है, ETS में। और 1 FADH2 से 2, तो 4 से कितने हो गए सर, 8 ATP। मैंने कहा हाँ। अब कैलकुलेट कर, तेरे पास टोटल कितने ATP हैं सर, हमारे पास टोटल ATP अब जाकर कितने हैं, जरा कैलकुलेट करना जनाब। 2 2 4, 4 और 24 28, 28 और 8 36 हमारे पास ATP है। ये होता है इस तरीके से ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट, जो तंत्रिका कोशिका में होता है, सिर्फ तंत्रिका कोशिका, जिसमें कुल मिलाकर वो जो 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले जो 2 NADH है ना, बस इतना सा याद रखना, जो 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले जो 2 NADH हैं वो अंदर जाते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बदल जाते हैं किसमें, 2 FADH2 में। ये चीजें हमारी बुक में नहीं लिखी हुई हैं दोस्त। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ना, जिनकी बुद्धि बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, इतना दिमाग लगा सकता है, सिर्फ इतना सा कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH को हमें अंदर ETS में तोड़ना था, हाँ तोड़ना था। ये 2 NADH अंदर डायरेक्टली जा नहीं सकते, तो एक प्रक्रिया से होते हुए जाते हैं जिसका नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट। इस प्रक्रिया के द्वारा जब ये अंदर जाते हैं तो बस इतना सा याद रख ले, ये 2 FADH2 में बदल जाते हैं, खत्म। अब तू कैलकुलेट कर ले कितने NADH है, कितने FADH2 है। सर 8 NADH बचे हैं, 4 FADH2 है। अब इनसे ATP निकाल ले, टोटल ATP कैलकुलेट कर ले, कितनी आ गई, 36 ATP। ये होता है इस तरीके से। तो ये था ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट। अब बारी आ रही है किसकी, मैलेट एस्पार्टेट शंट की। सिंपल, आइए मैलेट एस्पार्टेट शंट की बात करते हैं। मैलेट एस्पार्टेट शंट, ठीक है, कहां पर होएगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली स्लाइड पे, पिछले से पिछली यहां पर स्लाइड में बता चुका हूं। बची हुई तंत्रिका कोशिका के अलावा बची हुई सभी कोशिकाओं में मैलेट एस्पार्टेट शंट होएगा, जी हां। और पादपों की कोशिका में भी होगा, हाँ होगा। तो दोस्त पादप कोशिका में भी और जंतुओं की बची हुई सभी कोशिका में भी कौन सा होगा, मैलेट एस्पार्टेट। अब सर यहां पर क्या होता है, आइए मैं तुमको बताता हूं, डायग्राम से बताऊं। हाँ सर देखो, ये मान लेते हैं हमारी कोशिका, मान लेते हैं मेरे हृदय की कोशिका, या यकृत की कोशिका, या त्वचा की कोशिका, या पादप कोशिका, कोई सी भी कोशिका मान ले, ठीक है।
ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, डन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर, डन 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 डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है सर। भाई साहब बाहर ग्लाइकोलाइसिस कराया, फटाफट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है ना, अंदर ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना दिया बेटा सर, वही 2 ATP 2 NADH, मैंने कहा जी। यहां पर अंदर क्या कराया सर, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण में क्या बना सर, 2 NADH, मैंने कहा और क्या करा सर, क्रैब चक्र, मैंने कहा क्रैब चक्र में क्या बना सर, 6 NADH 2 FADH2 और 2 ATP, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, डन। अब आगे बढ़ते हैं भैया, मैलेट एस्पार्टेट शंट में क्या होने वाला वो देखते हैं, अब ध्यान से देखना। देखिए हमारा 2 ATP बना हुआ है, बन गया, 2 ATP इधर बना हुआ है, हाँ सर इधर भी कोई दिक्कत नहीं, बन गया, हमें तो NADH2 को तोड़ना है, FADH2 को तोड़ना है, मैंने कहा ठीक है। मुद्दा है सिर्फ इसका, सिर्फ इसकी बात है कि भाई साहब ETS होएगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, और ETS में हम NADH FADH2 को तोड़ने वाले हैं। अंदर NADH ये और ये है, और 2 FADH2, 8 NADH हैं और 2 FADH2। ये 2 NADH का क्या होएगा, हमने तंत्रिका कोशिका में देख लिया भैया, ये 2 NADH ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट के द्वारा जब अंदर जाता है तो 2 FADH2 में बदलता है। ओके सर, अब यहां पर बाकी कोशिकाओं में क्या होता है जिनमें मैलेट एस्पार्टेट शंट मिलता है, इन कोशिकाओं में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं में क्या होता है। इन कोशिकाओं में इधर देखना बांगड़ू, मैलेट, मैलेट मतलब मैलिक एसिड, याद रखना जिनको नहीं समझ में आता, मैलेट मींस मैलिक एसिड, याद रखिएगा, मैलेट मींस मैलिक एसिड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैलेट मतलब मैलिक एसिड, फ्यूमरेट मतलब फ्यूमैरिक एसिड, एस्पार्टेट मतलब एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये मैलेट, ध्यान से सुनना, ये मैलेट के साथ जुड़ता है कौन, 2 NADH। जैसे वहां पर किसके साथ जुड़ा था सर, यहां पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट के साथ जुड़ा था, इन कोशिकाओं में किसके साथ जुड़ रहा है, मैलेट के साथ जुड़ रहा है, कौन, 2 NADH। चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं किसको, मैं हाईलाइट कर देता हूं किसको, हमारे ये 2 NADH को, जो इन कोशिकाओं में ग्लिसरॉल फॉस्फेट के साथ नहीं जुड़ रहे, क्योंकि इन कोशिकाओं में ग्लिसरॉल फॉस्फेट ना के बराबर होता है, तो और तंत्रिका कोशिकाओं में मैलिक एसिड ना के बराबर होता है। तो भाई साहब जरा सोचिए, इन कोशिकाओं में ग्लिसरॉल फॉस्फेट ना के बराबर है तो किसके साथ जुड़ा, मैलेट के साथ, और तंत्रिका कोशिका में मैलेट ना के बराबर है तो किसके साथ जुड़ा था, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। जोड़ना है, कुल मिलाकर अंदर ले जाना है, ठीक है सर। अब आगे, अब भैया ये मैलेट अंदर गया, ये मैलेट अंदर गया और अपने साथ क्या लेकर गया सर, 2 NADH लेकर गया, मैंने कहा हाँ जी लेकर गया, बिल्कुल लेकर गया। अब ये 2 मैलेट, ये जो 2 मैलेट है, ये मैलेट किस में बदलते हैं बेटा, एस्पार्टेट में, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, किस में बदलते हैं, एस्पार्टेट में। दोस्त किस में बदले, एस्पार्टेट में। और जब मैलेट एस्पार्टेट में बदलता है तो क्या होता है भैया, ये 2 NADH 2 ही NADH में ही बदले पड़े रहते हैं, यानी वहां पर 2 NADH 2 FADH2 में बदले थे, यहां 2 NADH 2 NADH में ही बदलते हैं, नहीं चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस इतना सा फर्क था भाई। वहां पर ले जाने वाला कौन, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, अंदर गया, हाँ गया, किस में बदला, फ्यूमरेट यानी फ्यूमैरिक एसिड। जब बदला तो उसके जो 2 NADH थे वो किस में बदले थे, 2 FADH2 बदले थे ना। यहां पर मैलेट लेकर आया, हाँ लेकर आया, मैलेट किस में बदला, एस्पार्टेट में, और जब मैलेट एस्पार्टेट में बदल रहा था तो उसके जो 2 NADH थे ना
वो FADH2 में नहीं बदले, वो 2 NADH में ही बदल गए हैं। बस यही था यहाँ पर, यही मेन पॉइंट था कि 2 NADH यहाँ पर इन कोशिकाओं में FADH2 में नहीं बदलते, किस में बदलते हैं? NADH में ही बदल जाते हैं। अब क्या होगा? अब सर ये एस्पार्टेट बाहर आएगा और बाहर आकर ये एस्पार्टेट वापस से किस में बदलेगा? मैलेट में, यानी वापस से एक चक्कर चल रहा है, शंट यानी एक प्रकार का चक्र चल रहा है। अब इस चक्र में वापस से देख, 2 NADH मैलेट के साथ जुड़े, मैलेट अंदर आया, मैलेट किस में बदला? एस्पार्टेट में। 2 NADH में ही बदल रहे हैं। एस्पार्टेट वापस बाहर गया, बाहर जाकर किस में बदला? मैलेट में। मैलेट ने फिर 2 NADH पकड़े, फिर अंदर आया, फिर अंदर आकर 2 NADH, उसके 2 ही NADH में बदल रहे, जब मैलेट किस में बदल रहा है? एस्पार्टेट में। अब ये देखने के बाद में आप मुझे बताओ फाइनली कितनी ATP होंगी? अब कैलकुलेट कर, इधर देख सर, हमारी 2 ATP ये रही, मैंने कहा हाँ ये रही। 2 ATP ये रही, मैंने कहा हाँ जी ये भी है ना? हमारे पास, एक सेकंड रुकना, मैं इसी तरीके से बना देता हूं जैसे यहां पर बनाया था ना, ऐसे ही ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट का बनाया मैंने, मैं अब मैलेट एस्पार्टेट शंट का बना देता हूं। मैलेट एस्पार्टेट शंट का बना देता हूं। मैलेट एस्पार्टेट शंट में क्या क्या होएगा, फटाफट जल्दी से बनाते हैं। सर ग्लाइकोलाइसिस, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्माण, हाँ जी। क्रैब साइकिल, हाँ जी। क्रैब साइकिल, मैंने कहा हाँ जी। ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, सेम ऐसे ही, और ETS, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में सर जनाब 2 ATP और 2 NADH, मैंने कहा ठीक है जी। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 NADH, मैंने कहा ठीक है जी। क्रैब चक्र में 6 NADH, मैंने कहा हाँ जी। 2 FADH2, मैंने कहा हाँ जी। और 2 ATP, मैंने कहा हाँ जी। ओके सर, ठीक है। 2 ATP हमारी बन गई जनाब, बन गई है। 2 ATP इधर बन गई जनाब, बन गई है। बचा क्या है? 6 NADH, 2 NADH, 8 NADH और 2 FADH2 अंदर है। हाँ सर। मैलेट एस्पार्टेट शंट में हमने क्या देखा कि सर ये जो 2 NADH थे, जब ये अंदर गए थे मैलेट एस्पार्टेट शंट के द्वारा, तो 2 NADH किस में बदले? 2 FADH2 में? नहीं, किस में बदले थे? 2 ही NADH में। यानी इस बार 2 NADH 2 FADH2 में नहीं बदले, 2 ही NADH में बदल गए हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कर, टोटल कितने NADH? सर 2, 2 4 और 6 10। अब की बार ETS में हमारे पास 10 NADH हैं और 2 हमारे पास FADH2 हैं। अब तुम इसको ETS में तोड़ोगे तो तुम्हें पता है 10 NADH से कितनी बनेगी सर? 30 ATP और 2 FADH2 से कितनी बनेगी सर? 4 ATP। तो ये थी असली कहानी, मेरी जुबानी। पता नहीं आपको समझ में आनी कि नहीं आनी, कोशिश करना एक बार वापस से दोहराने की, तो डेफिनेटली समझ में आएगी ही आएगी। हाईलाइट कर देता हूं, 2 ATP ये रहे, 2 ATP ये रहे, 30 ATP ये रहे और 4 ATP ये रहे। कैलकुलेट करेंगे, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 30 38 ATP। टोटल 38 ATP का निर्माण हुआ है।
ये थी भैया बात जो आपको समझानी थी कि इस तरीके से आपके दो शंट मैकेनिज्म होते हैं, एक मैलेट एस्पार्टेट शंट, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया दोस्त, सीधा सीधा मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सीधा सीधा हम बोलेंगे, देखो सीधा सीधा दो शंट प्रक्रिया, एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट, एक मैलेट एस्पार्टेट शंट, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट और कहीं नहीं, सिर्फ तंत्रिका कोशिका, मैलेट एस्पार्टेट शंट हर कोशिका, चाहे पादप कोशिका है चाहे जंतुओं की, हर कोशिका, किसको छोड़कर, तंत्रिका कोशिका को छोड़कर, ठीक है। बस इतना सा, इनमें इस शंट में ग्लाइकोलाइसिस के जो दो NADH हैं वो बदलते हैं दो FADH2 में, बस, ठीक है। और इसमें ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो उस ग्लाइकोलाइसिस के दो NADH जो हैं वो बदल जाते हैं दो ही NADH में, मतलब उसी रूप में रहते हैं, यहां पर दूसरे रूप में बदलते हैं, खत्म, सीधी सी बात थी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, यहां पर दो NADH थे, अगर वो दो FADH2 में बदल जाएंगे तो दो NADH से 6 ATP बनती है ना। और अगर ये दो NADH अंदर चले गए दो FADH2, तो दो FADH2 से कितनी होगी, 4 ATP, तो दो ATP का अंतर नहीं आएगा, तो 38 से कितनी हो जाएगी, 36। तो इनमें 36 ATP बनती है इस शंट में, और इस शंट में 38 ATP बनती है। तो ये थी कहानी जो आपको समझानी थी, बताइए, डन, क्लियर। अब इधर आ, अब इस डायग्राम को देख, अब इसको आराम से देख, ये देखिए दो NADH थे, हाँ सर, हिसाब से दो NADH से कितनी ATP बननी चाहिए थी, 6 ना, लेकिन कितनी लिखी हुई है, 4, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के ये जो दो NADH है ना, ये दो FADH2 में बदलते हैं तंत्रिका कोशिका में, बाकी चीजें नॉर्मल है। यहां पर जो दो NADH थे बाकी सभी कोशिका में, ये दो NADH से 6 ATP बनेगी, बस इतना सा अंतर है, बस ये वाली जो चीज है ना, बस ये वाली जो चीज है, एक तंत्रिका कोशिका और एक बाकी सभी कोशिका, यहाँ पर दो NADH से 4 बन रही है, यहाँ दो NADH से 6 बन रही है, यही कंफ्यूजन होता है ये डायग्राम देखने के बाद। तो सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो दो NADH हैं ये एक्चुअली बदलते हैं किसमें, दो FADH2 में, तभी बनती हैं कितनी, 4, और ये दो NADH से 6 बनती है, डन, क्लियर। ये थी कहानी बेटा जो आपको समझानी थी पूरी की पूरी, ये था श्वसन संतुलन चार्ट जो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सांस गुणांक। अब बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक रह रहे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। सांस गुणांक, सर सांस गुणांक क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में RQ बोलते हैं। RQ का मतलब फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी क्विशेंट, क्विशेंट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्विशेंट। क्या मतलब है, आप मुझे बताएं, जब श्वसन हो रहा है तो कोई पदार्थ तोड़ा जा रहा है, कार्बनिक पदार्थ तोड़ा जा रहा है, क्या तोड़ा जाता है, सर कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ी जाती है। मैंने कहा अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगी तो किसको तोड़ा जाएगा, ऑलरेडी देखो पढ़ा चुका हूं। अगर ग्लूकोज नहीं है तो किसको तोड़ेंगे, सर वसा को। मैंने कहा ठीक है, और अगर वसा नहीं है तो किसको तोड़ेंगे, सर प्रोटीन को। तोड़ते हैं ना, हाँ सर तोड़ते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर हम श्वसन में, इधर देखते हैं, अगर हम श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ रहे थे तो कितनी ऑक्सीजन यूज में ले रहे थे, सर 6। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, 6। कितने जल के अणु निकल रहे थे, 6। और क्या बन रही थी, या तो 36 या 38 ATP। 36 तंत्रिका कोशिका, बाकी सभी कोशिका में 38। पादपों की बात करूं तो पादपों में भी कितनी होती है, 38 होती है ना। अब श्वसन गुणांक का मतलब होता है सिंपल, एक रेशो होता है, एक अनुपात होता है। श्वसन गुणांक क्या है बेटा, एक अनुपात है। किसका अनुपात है, कि भाई साहब वो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो निकल रहे हैं डिवाइड बाय वो ऑक्सीजन के अणु जो यूज में आ रहे हैं, उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन और मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताएं, ये ग्लूकोज को हमने तोड़ा, हाँ तोड़ा। ग्लूकोज क्या है, सर कार्बोहाइड्रेट है ना।
तुम मुझे बताओ आर क्यू क्या था, आर क्यू क्या था, क्या निकलने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, सिंबल मतलब किस चीज का होता है, निकल जाना, और ऑक्सीजन जो यूज में आ रही है। ऊपर नीचे का मतलब यहां पर ये जो सिंबल है किस चीज को बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल गई है और ऑक्सीजन जो यूज में आएगी। ये ज्यादा कम को नहीं बताएगा, यहां पर ये सिंबल यूज उपयोग को बता रहा है और मुक्त को बता रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त हो रहे हैं, सर 6, और कितनी ऑक्सीजन के अणु यूज में आ रहे हैं, सर 6, तो 6/6 1। तो याद रखना नीट में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा 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 सीधा, कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक क्या होता है, 1। भूल ना जाइएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक क्या होता है, 1 होता है, 1। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी ही ऑक्सीजन यूज में आएगी, हमेशा 1 होएगा क्या श्वसन गुणांक किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। डंडना डंडन, ठीक है। सर जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं तो हम किसको तोड़ते हैं, सर वसा को। मैंने कहा हाँ जी वसा को। अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी में एक वसा का उदाहरण देकर समझाया हुआ है, ट्राइपामाटिन। कौन है ये, ट्राइपामाटिन। ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है ट्राइपामाटिन, लिखा हुआ है कौन, ट्राइपामाटिन, C51H98O6, ये है ट्राइपामाटिन। ठीक है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है 102 अणु निकलते हैं, और ऑक्सीजन कितनी यूज में आ रही है, 145। तो जरा सोच, ये कौन है, एक वसा है। ट्राइपामाटिन क्या है सर, ये एक वसा है। तो वसा के केस में सांस गुणांक क्या हो गया, श्वसन गुणांक क्या हो गया, 102/145। आंसर कितना आया, 0.7। क्या आंसर है, 0.7। डन। तो याद रखना दोस्त, भूल ना जाइएगा, वसा यानी फैट्स के केस में, वसा यानी फैट्स के केस में हमेशा आर क्यू जो रहेगा 1 से कम रहेगा। क्या रहेगा, 1 से कम। कितना कम, हमेशा याद रखना 0.7, भूल ना जाइएगा। हमेशा वसा के केस में आर क्यू कितना होएगा, 0.7। ठीक है, जब वसा नहीं होती है तो हम तोड़ते हैं किसको, प्रोटीन को। किसको तोड़ते हैं, प्रोटीन को। और बेटा प्रोटीन में डायरेक्टली याद रखना है, कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना। आर क्यू हमेशा यहां पर भी 1 से कम रहेगा, लेकिन यहां पर फिक्स्ड कितना याद रखना है, 0.9। ये देख कितना लिखा हुआ है, 0.9। हमेशा याद रखना, प्रोटीन को अगर आप श्वसन में क्रियाधार की तरह यूज में लेते हो, श्वसन में क्रियाधार यानी जिसको आप तोड़ोगे वो अगर कौन होएगा, प्रोटीन होएगा, तो हमेशा याद रखना श्वसन गुणांक कितना होएगा, आर क्यू कितना होएगा, 0.9 होएगा। दोस्त किसी भी हालत में भूल ना जाना ये 3 श्वसन गुणांक। कार्बोहाइड्रेट्स मैं हाईलाइट कर देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स भूलिएगा मत, हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में आर क्यू कितना है, 1। वसा में और प्रोटीन में, दोनों में, किसमें, वसा में और प्रोटीन में, दोनों में क्या है, 1 से कम है। कितना, वसा के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9। ठीक है, याद रखना, भूल ना जाना, ये याद नहीं रहता है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का आराम से याद रह जाता है, जैसे ग्लूकोज में आप हमेशा याद रख लेंगे, इनके भूल जाते हैं। तो याद रखना प्रोटीन 9, प्रोटीन तीन तीन इन लास्ट में आ रहा है 9, जैसे 9 में क्या आता है, इन आ रहा है लास्ट में, हाँ 9 में लास्ट में क्या आ रहा है, 9 इन आ रहा है। ऐसे प्रोटीन में भी लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोटीन इन इन 9 इन आ रहा है। तो इस तरीके से याद रख लेना, सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, नहीं तो कई बच्चे भूल जाते हैं, वैसे याद हो जाएगा। प्रोटीन्स के केस में 0.9, वसा के केस में कितना, 0.7। हमेशा याद रखना, भूलना जाइएगा। ये था सिंपल सा श्वसन गुणांक। डन, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है बेटा, ये भी जरूर याद रखना, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये
कार्बन 51, हाइड्रोजन 98, ऑक्सीजन 6। भूल ना जाना ट्राइपामेटिन, ये प्रश्न बन सकता है, बनता भी है, भूल ना जाइएगा। ट्राइपामेटिन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 102, कितनी ऑक्सीजन 145, ये भी याद रखना दोस्त, कहीं भूल ना जाइएगा। ट्राइपामेटिन ये एग्जाम्पल याद रखना। प्रोटीन में 0.9 और वसा में 1 से कम, कितना कम 0.7। डन। बताओ, सिंपल सा टॉपिक था, बोलो सिंपल सा टॉपिक था ना, सिंपल सा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं, हल्की सी, मामूली सी, हल्की सी, एक मामूली सी चीज बताऊं सर, जल्दी से बता दीजिए। आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों को अवायवीय श्वसन याद आ रहा है? ये सर याद आ रहा है। अवायवीय श्वसन में हमने एक ग्लूकोज को तोड़ा, इधर देख, या तो दो क्या बने थे, लैक्टिक एसिड, या दो क्या बने थे, इथेनॉल। ये याद आ रहा है? हाँ सर। अवायवीय श्वसन याद है ना दोस्त, भूले तो नहीं है? हाँ सर। अब मुझे बताइए, अगर लैक्टिक एसिड बने थे तो क्या यहां पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी? नहीं। अरे भाई, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, कार्बन कितनी है? 3 है, और तुम 2 अणु ले रहे हो तो बैलेंस नहीं हो गया? 6 कार्बन नहीं हो गई? हाँ सर, 6 कार्बन हो गया। ग्लूकोज में कितनी है? 6 कार्बन है, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH होता है। अब इसके तुम 2 अणु ले रहे हो तो कार्बन कितनी हो गई? सर ये तो 4 हो गई, तो 2 कार्बन कहां गई? तो 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलते। तो याद रखना, भूल ना जाना कि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? जब इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल जब बनता है तो ही 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। लैक्टिक एसिड जब बनता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। अब आप मुझे बताएं, अवायवीय श्वसन में आपने ऑक्सीजन को यूज में लिया? नहीं, ना ही यहां पर, ना ही यहां पर, है ना। अब आप मुझे बताइए, इस कंडीशन में आर क्यू क्या होगा? इस कंडीशन में आर क्यू क्या होना चाहिए, और इस कंडीशन में आर क्यू क्या होगा? दिमाग लगाओ। इस कंडीशन में जब आप लैक्टिक एसिड बनाओगे तो आर क्यू क्या होगा? आर क्यू क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। भाई साहब, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, नहीं। ऑक्सीजन यूज में नहीं आ रही, नहीं। तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड, 0 ऑक्सीजन, आर क्यू कितना हो जाएगा सर? 0। तो याद रखना, अवायवीय श्वसन में आर क्यू 0 कब होता है? जब लैक्टिक एसिड बनता है। डन। ओके। अब इस कंडीशन में देखो, आर क्यू क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है सर? 2 अणु निकल रहे। हाँ, देख ले 2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही? हाँ निकल रही है। लेकिन ऑक्सीजन यूज में आ रही है? नहीं। 2/0। और किसी भी चीज को 0 से जब हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में आर क्यू क्या होएगा? इनफाइनाइट होएगा। तो ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने आपको बता दी है। थोड़ी सी सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, सिंपल सी चीज बताई है कि दोस्त, एक ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन में जब हम तोड़ते हैं बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यूज में नहीं लेते हैं, तो या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल बनता है। अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, लेकिन इथेनॉल जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस कंडीशन में आर क्यू क्या हो जाएगा? 0/0, क्योंकि ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ही कोई ऑक्सीजन है, तो 0/0, 0 आंसर, आर क्यू 0। लेकिन इथेनॉल जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? आर क्यू क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, तो 2 ऑक्सीजन कितनी है? 0, तो 2/0 कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज याद रख लेना। आखिरी टॉपिक है बेटा जी, वो है एम्फीबॉलिक पथ। अब सर, ये एम्फीबॉलिक पथ बहुत सिंपल, जो भी यहां पर चीजें लिखी हुई हैं वो सब कुछ एक चार्ट में बता रखी है दोस्त, सिंपल। मैंने तुमसे बोला कि भाई तुम्हारी कोशिका में, श्वसन में तुम किसको तोड़ोगे? सर, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे। मैंने कहा ग्लूकोज को तोड़ा हमने। मैंने कहा ठीक है, तोड़ा? हाँ सर। ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं? हाँ सर, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, लिखा हुआ है ग्लूकोज को तोड़ा।
ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 3 PGAL, फिर 2 पायरुविक एसिड, यानी यहां से यहां तक क्या थी ये, जरा सोचिए क्या थी ये, यहां से यहां तक क्या था सर, ग्लाइकोलाइसिस था, नहीं, हाँ सर ग्लाइकोलाइसिस था। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद किसका निर्माण हुआ सर, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हुआ, मैंने कहा हाँ। फिर क्या आया सर, क्रैब चक्र आ गया, मैंने कहा हाँ। क्रैब चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, जल निकल गया है, खत्म। ठीक है, सिंपल सा था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब बात आ रही है, अगर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी तो किसको तोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर उस कंडीशन में हम वसा को तोड़ेंगे, मैंने कहा। अब वसा को जब हम तोड़ते हैं, फैट्स को जब हम तोड़ते हैं, तो जैव अणु में मैंने आपको बताया था वसा जब टूटती है तो किस में टूटती है सर, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, मैंने कहा। तो अब ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का क्या करेंगे, देखिए ये वसा अम्ल फर्दर टूटती है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, कौन, फैटी एसिड, वसा अम्ल किसमें टूटी, एसिटाइल कोएंजाइम में। और ग्लिसरॉल जो है ये किसमें टूटा सर, ये टूटता है एक उत्पाद जिसका नाम है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिखा हुआ है। और DHAP, ध्यान से सुनना, DHAP क्या होता है, याद रखना, ये एक आइसोमर होता है किसका, PGAL का। याद आ रहा है 3PGAL, याद आ रहा है 3PGAL, है ना। तो PGAL का एक आइसोमर होता है, कौन, DHAP। आइसोमर का मतलब समझ में आता है ना दोस्त, संरचनात्मक रूप से क्या होएगा, सिर्फ कुछ समूह का चेंज होएगा, HOH का आदान प्रदान, HOH जो है उनकी पोजीशन अलग होती है, चीज वही रहती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है, सिर्फ HOH का चेंज होता है, बस वो आइसोमर होता है। तो भाई साहब DHAP किसका आइसोमर है, 3PGL का। अब मुझे बताओ, अगर मेरे कोशिका में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज नहीं है तो मुझे किसको तोड़ना है सर, वसा को। मैंने तोड़ा वसा को, कहां पर, मेरे यकृत में टूटेगी, याद रखना, याद भूल मत जाना, यकृत में होएगा ये काम। वसा टूटेगी किसमें, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, हाँ सर। अब ग्लिसरॉल किस में टूटा सर, DHAP में। DHAP किस में बदल गया, 3PGL में। अब आगे का काम वापस से चालू हो जाएगा, हाँ। सिमिलरली वसा अम्ल किस में बदलेगी सर, वसा अम्ल बदल जाएगी किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम आगे किस में बदल जाएगा, क्रैब जगह। जरा सोचिए, जुड़ा या नहीं जुड़ा, एक पथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, हाँ सर, एक पाथवे जुड़ रहा है। सिमिलरली जब वसा नहीं होएगी तो किसको तोड़ेंगे सर, प्रोटीन को तोड़ेंगे, मैंने कहा। प्रोटीन टूटेगा किसमें, अमीनो अम्ल में, मैंने कहा। और कोई भी अमीनो अम्ल जो होता है वो बदल दिया जाता है किसमें, पायरुविक अम्ल में। कोई भी अमीनो अम्ल अगर पायरुविक अम्ल में बदल गया तो फिर आगे का पाथवे वापस से कॉमन नहीं हो गया, समान नहीं हो गया। यानी अगर देखा जाए तो यहां से नीचे कई सारी चीजें, वसा को तोड़ो तो वसा में वसा अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है, ग्लिसरॉल 3PGL में बदल जाता है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं। यानी कॉमन पाथवे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चाहे पायरुविक एसिड से हो, चाहे 3PGL से हो, चाहे एसिटाइल कोएंजाइम से हो। यानी यहां पर ये एक समान पथ मिल रहा है। ये चीज बताने की कोशिश की गई है इस एम्फीबॉलिक पाथवे में कि भैया अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हम वसा को भी तोड़ सकते हैं, और वसा टूटने के बाद उसी पथ में कहीं ना कहीं किसी उत्पाद में बदलेगी, वही उत्पाद जो कहीं ना कहीं जब शर्करा को तोड़ा जा रहा था तो वो उत्पाद बन रहा था, उसी से कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा वो पाथवे। ऐसे ही प्रोटीन को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आकर किसी कॉमन पाथवे में वो जुड़ जाएगा। ये थी बात, हुआ है आपके क्विज का। 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, एक एटीपी का अणु संरचनात्मक रूप से सबसे ज्यादा किस अणु के समान होता है।
एक एटीपी का अणु जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके समान है? आरएनए के समान है, डीएनए के समान है, अमीनो अम्ल के समान है या वसीय अम्ल के समान है? दिमाग लगाएं। एटीपी किसके समान होता है? सोचिए, एटीपी किसके समान होता है? जल्दी से लगाइए, फटाफट लगाइए। चलिए जी, दूसरा प्रश्न आता हुआ सेकंड। NADPH से NAD के द्वारा कितने ATP का निर्माण होता है? NADPH की जगह हम यहां पर P हटा देते हैं। NADH से NAD में जब हम बदलते हैं तो कितने ATP का निर्माण होता है? दिमाग लगाए। 2 ATP का, 3 ATP का, 6 ATP का, 4 ATP का। NADH से जब हम NAD बनाते हैं तो कितनी ATP बनती है? सोचिए, एक NADH को जब हम तोड़ते हैं तो कितनी ATP बनती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। लगाइए जल्दी से लगाइए, फटाफट लगाइए। चलिए, आखिरी तीसरा प्रश्न आपके सामने आता हुआ। तीसरा, श्वसन में सबसे पहले प्रयोग होता है। श्वसन में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? वसा का, प्रोटीन का, सुक्रोज का, हेक्सोज का? दिमाग लगाइए। श्वसन में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? कर लिया बेटा? सिंपल से 3 प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कर लिया। चलिए, आइए सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, एक एटीपी का अणु किसके समान होता है? भाई एटीपी क्या था, जरा दिमाग लगाओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होता है ना? हाँ सर, ट्राइफॉस्फेट को गोली मारो, एडिनोसिन की बात करते हैं। एडिनोसिन क्या था? एडेनिन प्लस शर्करा थी, कौन सी? राइबोज। डीऑक्सी राइबोज नहीं, राइबोज। अब दिमाग लगा, आरएनए और डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज के राइबोज किस में होती है? आरएनए में होती है ना। तो एडिनोसिन किस में मिलता है? सोच, आरएनए में मिलता है। पढ़ चुके हो यार, आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा, NADH को जब हम तोड़ते हैं तो कितनी ATP मिलती है? सीधा सीधा भैया 3 ATP मिलती है। FADH2 को तोड़ने से 2 ATP मिलती है। आंसर इज सेकंड। श्वसन में सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं? वसा का? नहीं, सेकंड नंबर पर होता है। ये तो सेकंड नंबर पर होता है। प्रोटीन थर्ड नंबर पर होता है। सबसे पहले हम किसको यूज में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कौन सी कार्बोहाइड्रेट? जरा सोचिए, सुक्रोज को कि हेक्सोज को? मैक्सिमम बच्चों ने सुक्रोज लगा दिया होगा। अरे दोस्त, हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब C6H12O6, कार्बन 6 वाली जो शर्करा होती है उनको हम हेक्सोज बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाई साहब, सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। ये कैसे होएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सोज। कि मुझे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराए नहीं मैंने आपको, है ना, तो टेंशन ना लीजिए। मैं आज आपको क्या करवाने वाला हूं बेटा? मैं आज आपको इस चैप्टर के, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर के मैं आपको करवाने वाला हूं क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ने वाले हैं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले।